नमस्कार दोस्तों, एग्जाम नीति के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जानी है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स सबसे पहले। तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। रोज़ शाम को 9:30 बजे हम लोग दिन भर के करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करके आप नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकते हैं। तो इसलिए जो है सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन है हमारा आज का कि अगस्त 2020 में किस देश ने तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% भाग पर अपना दावा ठोका है। अभी रिसेंटली तजाकिस्तान के पामीर का जो पठार है उसके 45% भाग पर अपना दावा ठोका है चीन ने, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण घटना है और एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमेशा चीन ये करता आया है, जो उसके आसपास के जो देश हैं उन पे वो कब्जा करने की कोशिश करता है। तो तजाकिस्तान को जो है चीन ने बहुत ज़्यादा कर्ज दे रखा है। तजाकिस्तान की जो स्थिति है इस वक्त वो काफ़ी बुरी है और उसको बहुत ज़्यादा कर्ज जो है उसको चीन से लेना पड़ा है, जिसकी वजह से अगर हम आज की डेट में देखें तो तजाकिस्तान की जीडीपी का 35.9% जो हिस्सा है कर्ज का वो सिर्फ और सिर्फ चीन का है। समझ रहे हो ना कि चीन ने कितना पैसा तजाकिस्तान को कर्ज के रूप में दिया है। इसी कारण 2011 में चीन ने तजाकिस्तान को ये मजबूर कर दिया था कि वो पामीर का जो हिस्सा है उसका 1158 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है वो चीन को दे दे। तो 1158 वर्ग किलोमीटर पामीर का जो है वो चीन ने अपने कब्जे में ले लिया था 2011 में, और अब चीन इसको और ज़्यादा फैलाने की कोशिश कर रहा है। लगभग 45% हिस्से पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अंतर्राष्ट्रीय जो आप कह सकते हो कि स्तर पे चीन की काफ़ी ज़्यादा इसमें फजीहत भी होने वाली है, क्योंकि आज की डेट में अगर आप किसी देश की संपत्ति पे कब्जा करने की कोशिश करते हो तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है ये बात। तो यहाँ पर एक चीन ने जो है तजाकिस्तान के पामीर पठार के 45% भाग पर अपना दावा ठोका है, ये ज़रूर याद रखिएगा। तजाकिस्तान की राजधानी कौसाम्बे है, यहाँ की मुद्रा है सोमनी। अगर मैं आपको तजाकिस्तान ले चलूँ और मैप में दिखाऊँ कि कहाँ पर पड़ता है तजाकिस्तान, तो देखिए यहाँ पर हूँ मैं, और यहाँ से अगर आप ऊपर को देखेंगे तो ये पड़ता है तजाकिस्तान, ठीक है। तो ये देखिए इधर का हिस्सा भी जो है ये चीन से लगा हुआ है तजाकिस्तान का। तो चीन जो है यहाँ इसके आसपास जो है आपका पामीर पड़ता है, तो वो पामीर पे अपना कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से किस एयरपोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आगमन वाले यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक पोर्टल विकसित किया है। अभी रिसेंटली एयर सुविधा नामक पोर्टल जो है ये विकसित किया गया है दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो इसी यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर आप विदेश से आते हैं तो आपका जो है यहाँ पर एक पोर्टल के माध्यम से आप अपना जो है डिक्लेरेशन फॉर्म्स भर सकते हैं बिना परेशानी के। इसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है कि क्वारंटाइन जो है वो अनिवार्य रूप से मतलब ज़रूरी कर दी है सरकार ने। तो अगर आपको छूट चाहिए इन केस, जैसा आप कनाडा से आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि जब आप कनाडा से निकले थे तो रास्ते में मतलब कनाडा आने से 1-2 दिन पहले आपने अपनी जांच करवा ली थी और आपको किसी भी तरीके की कोई मतलब अभी कोविड के लक्षण नहीं है, तो आप उस कंडीशन में अगर छूट चाहते हैं तो आप छूट वाला जो फॉर्म है उसके लिए भी मतलब छूट वाला जो फॉर्म है वो भी फिल कर पाएंगे इसी पोर्टल के माध्यम से, ठीक है। तो दिल्ली एयरपोर्ट पर जो है दिल्ली एयरपोर्ट से जो लोग आएंगे इंटरनेशनल जो आपका टूरिस्ट कह सकते हो या फिर जो विजिटर आएंगे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए जो है इस पोर्टल को यहाँ पर विकसित किया गया है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी और सीईओ बनाया गया है अभी रिसेंटली हरदयाल प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि नीरज व्यास जो है वर्तमान में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ हैं, अंतरिम एमडी और सीईओ थे ये। तो अब हरदयाल प्रसाद को जो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का एमडी और सीईओ बना दिया गया है। पीएनबी हाउसिंग की अगर हम बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि केबी कामत समिति का संबंध किससे है।
केबी कामत समिति का संबंध किस चीज़ से है? अभी रिसेंटली केबी कामत समिति के जो मेंबर हैं उनकी लिस्ट जारी की गई है, मेंबरों के नाम जो है बाहर दिए हैं और ये काम किया है आरबीआई ने। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा जो है ये समिति गठित की गई है। आरबीआई को वित्तीय मापदंडों का सुझाव जो है ये समिति देगी। तो ये ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि कोविड-19 की वजह से इस वक्त काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं और भी कई चीज़ें जिनका धंधा पूरी तरीके से चौपट हो गया। तो जिन लोगों ने लोन ले रखा था पैसा मतलब बैंकों से, अब वो लोग किसी ना किसी तरीके से मतलब चाहते हैं कि या तो उनका लोन आगे बढ़ाया जाए, माफ़ कर दिया जाए, या फिर कुछ और चीज़ें उसमें चेंज किए जाए ताकि जो लोन देने वाला है उस पर भी बर्डन ना आए और बैंकों का पैसा भी ना मरे। ठीक है, तो जो वित्तीय सुझाव है ये समिति देगी बैंक को कि आप मतलब किस तरीके से जो है इन सब चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं और किस तरीके से जो अपना पैसा जो आपने लोन के तौर पे दिया है उनको वापस ले सकते हैं, जिससे आपको भी दिक्कत ना हो और जो कस्टमर है उनको भी दिक्कत ना हो। तो यही सब सुझाव जो है ये समिति देने वाली है। इस समिति का गठन न्यू डेवलपमेंट बैंक के पूर्व प्रमुख केबी कामत की अध्यक्षता में किया गया है। समिति के अंदर जो और सदस्य हैं उसमें दिवाकर गुप्ता, टीएन मनोहरन और अश्वनी पारेख का नाम शामिल है। ठीक है, तो ये समिति क्या करेगी ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें गवर्नर हैं आरबीआई के। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वर्ष 2021 में आईसीसी T20 मेंस विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि भारत में। आईसीसी T20 मेंस विश्व कप का आयोजन भारत में होना है 2021 में। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया में इस बार जो है विश्व कप आयोजित होने वाला था T20 विश्व कप, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उसको कैंसिल कर दिया गया है इस साल। तो अब जो 2020 में होने वाला था ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब क्या किया गया कि ऑस्ट्रेलिया इस साल क्योंकि मेज़बानी नहीं कर पाएगा क्योंकि इस बार मैच होंगे ही नहीं, तो इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया को कहा गया है कि आप 2022 में जो है मेज़बानी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत को जो है 2021 के लिए पहले ही चुन लिया गया था। तो भारत मतलब पहले की तरह जो है 2021 में अपनी जो ये मैच है, जो ये विश्व कप है, इसका आयोजन अपने यहाँ करवाएगा। उसके बाद 2022 में ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ करवा लेगा। इसी तरीके से आईपीएल की अगर हम बात करते हैं तो आईपीएल का जो आयोजन है वो 19 सितंबर से 10 नवंबर तक होने वाला है संयुक्त अरब अमीरात में। तो ये वाला पॉइंट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। 2021 में आईसीसी T20 मेंस विश्व कप कहाँ होगा ये ध्यान रखिएगा। साथ में 2022 में कहाँ होगा, तो ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि अगस्त 2020 में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि महाराष्ट्र ने। अभी रिसेंटली महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है। इसके अंतर्गत स्टूडेंट्स और टीचर को गूगल क्लासरूम और जी सूट का एक्सेस मिलेगा, जिससे रिमोट लर्निंग को सपोर्ट करने में सहायता मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई गई जिससे कि ऑनलाइन शिक्षा छात्रों को दी जाए, लेकिन हर बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा लगातार संभव नहीं हो पाया है। तो अब फाइनली महाराष्ट्र सरकार ने गूगल के साथ समझौता कर दिया है। तो गूगल अपने बहुत से अलग अलग प्लेटफॉर्म के माध्यम से टीचर्स और बच्चों को आपस में कनेक्ट करवाने का काम करेगा। इससे महाराष्ट्र के 2.3 करोड़ छात्र छात्राएँ लाभान्वित होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अमेजिंग अयोध्या नामक पुस्तक के लेखक हैं नीना राय, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। नीना राय की ये पुस्तक है। तो इस हिसाब से ध्यान रखिएगा, यह पुस्तक अयोध्या शहर के बारे में प्रामाणिक जानकारी देने का वादा करती है, जो न केवल प्राचीन हिंदुओं के जीवन और समय को समझने में मदद करेगी, बल्कि राम और सीता के जीवन को समझने का भी मौका आपको देगी। इस पुस्तक का प्रकाशन ब्लूम्सबरी द्वारा किया जाएगा। ब्लूम्सबरी जो है पब्लिकेशन हाउस है, तो इसके द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। नवंबर 2020 में ये बुक जो है मार्केट में आ जाएगी। ठीक है, तो अमेजिंग अयोध्या नामक जो लेखिका हैं वो है नीना रॉय, ये ध्यान रखिएगा। न्यू बुक है, तो अभी रिसेंटली इस बुक की घोषणा हुई है, तो मैंने आपको ये बता दिया है, आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि अगस्त 2020 में कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है? अभी रिसेंटली कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड ने अपना कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है हर्ष कुमार भानवाल को। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। मैंने डिटेल में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं लिखी है, बस आप याद रखिएगा जब आपसे पूछा जाता है कि कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं, तो हर्ष कुमार भानवाल बनाए गए हैं, भानवाला, ये आप यहाँ से याद रखिएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन ये प्रारंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 को। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 8 अगस्त को आज ही के दिन जो है, मतलब आज हमने 78वीं वर्षगांठ मनाई है भारत छोड़ो आंदोलन की। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था। इस आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। कई बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दरमियान जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगर सही मायने में देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन ही जो है एक अंतिम आंदोलन था जिसने कि अंग्रेज़ों को मजबूर कर दिया भारत छोड़ने पे। ठीक है, तो विंस्टन चर्चिल जो है वो प्रधानमंत्री हुआ करते थे इंग्लैंड के। और ध्यान रखिएगा 8 अगस्त 1942 को यह आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। तो कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये स्थित है केरल में। ऑप्शन बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। कालीकट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोल सकते हैं या कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट आप बोल सकते हैं, केरल में स्थित है ये। एक खतरनाक टेबल टॉप रनवे वाला एयरपोर्ट है और अभी रिसेंटली चर्चा में आया है जब 7 अगस्त को शाम को इस एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान 2 हिस्सों में टूट गया और इसमें 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई। ये जो विमान था ये वंदे भारत मिशन के तहत दुबई से कोझिकोड आया था और ये रनवे पर फिसल गया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टेबल टॉप रनवे था। तो टेबल टॉप रनवे कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए जैसे ये पठार हो गया, तो ये पठार है मान लो, ठीक है, और इसके ऊपर रनवे बना दिया जाता है ऐसे करके। ठीक है, तो अक्सर कई बार होता है कि इसके या तो दोनों तरफ खाई होती है या एक तरफ खाई होती है। तो कुछ इस तरीके का ये होता है। तो यानी कि इधर से अगर आपका कोई विमान आ रहा है और उसको लैंड करना है तो वो इधर एकदम सिरे पे लैंड करेगा और उसके बाद आगे को निकल जाएगा। ठीक है, तो कई बार क्या होता है जैसे कि अगर आप रनवे की स्थिति सही नहीं है या फिर मौसम ख़राब है, फिसलन भरा रनवे है, तो कई बार क्या होता है क्योंकि ऐसे कई हादसे हो चुके हैं कि रनवे पर जो है सही टाइम पे फ़्लाइट नहीं रुक पाती है और विमान नहीं रुक पाता है और वो क्या करता होता है, गिर जाता है नीचे। ठीक है, तो वो खाई में गिर जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ, विमान आया, उसने लैंड किया, लेकिन वो फिसल गया और खाई में गिर गया, 2 हिस्सों में बट गया। 2 हिस्सों में बटने के बाद इसमें 18 लोगों की मौत हो गई और जिसमें से मतलब 2 पायलट अलग से थे। ठीक है, टोटल मतलब 20 लोग जो है, सॉरी 18 मतलब 2 पायलट समेत जो है टोटल 18 लोगों की इसमें मौत हो गई है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जहाँ पर ये घटना हुई है अभी। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अगस्त 2020 में उड़ीसा के कितने गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी तैयार मान्यता मिली है। यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार यानी कि सुनामी के लिए तैयार के रूप में मान्यता मिली है उड़ीसा के कितने गाँव को, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है यानी कि 2। ठीक है, अभी रिसेंटली उड़ीसा के 2 समुद्र तटीय गाँव को यूनेस्को के द्वारा सुनामी के लिए तैयार माना गया है, जिसमें से एक है जगत सिंहपुर जिला नौलिया शाही ग्राम और दूसरा है गंजाम ज़िले का वेंकटरायपुर। ठीक है, तो ये जो है देश के पहले 2 गांव हैं जहां पर जिन गांवों को सुनामी के लिए तैयार माना गया है। यानी कि अगर सुनामी आती है तो ये गांव वाले पूरी तरीके से तैयार हैं हर तरीके से बचने के लिए। तो इन गाँव में कम से कम नुकसान जो है यहाँ पर होगा। ठीक है, इनने पूरी तैयारी कर रखी है इस चीज़ की। तो ये जो है उड़ीसा पहला ऐसा राज्य बन गया है जहाँ पर मतलब इस तरीके का जो है इसको उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं, राज्यपाल गणेशी लाल हैं। अगर हम प्रमुख आकर्षण केंद्रों की बात करें जिसमें नेशनल पार्क यहाँ पर हमने आज की इसमें लिए हैं वीडियो में, तो यहाँ पर प्रमुख नेशनल पार्कों में सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है और भीतरकनिका नेशनल पार्क भी उड़ीसा में स्थित है और ये दोनों ही अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो आप ये यहाँ से ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर से हम उड़ीसा के मैप की। तो अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो उड़ीसा की जो सीमा है वो आंध्र प्रदेश से लगी हुई है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड से लगती है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी लगी हुई है उड़ीसा की सीमा। और इसकी राजधानी भुवनेश्वर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री चुना गया है। तो अभी रिसेंटली ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री चुने गए हैं हेसेम मेचेची। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही था और आप में से मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद नामक कैंपेन शुरू किया है। कोना कोना
उम्मीद नामक जो कैंपेन है वो कौन से बैंक ने शुरू किया है, हमें ये बताना है आपको। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपको अगर आंसर आता होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।